चलिए अब हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से फर्स्ट चैप्टर के दो दो पोएम्स है, छोटे छोटे पोएम्स हैं। इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, वो भी देख लेंगे हम। तो हम ये पहली पोएम पढ़ रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको याद होंगे, द रोड नॉट टेकन क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी। तो ये नॉर्मली रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही सेंसिटिव से पोएट हैं। इनके बारे में मैंने पहले भी 9th वाले में कि अपने रोड नॉट टेकन में भी बताया था। बहुत सेंसिटिव पोएट है ये। नेचर से ये तुलनात्मक, ये सिग्निफिकेंटली चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं, चीज़ों को संबोधित करते हैं, अलग अलग चीज़ों से अपनी बातें कहने की कोशिश करते हैं। पहले रोड नॉट टेकन में उन्होंने फॉरेस्ट के एग्जाम्पल दिए थे। आइए देखते हैं डस्ट ऑफ स्नो में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें देखिए, इसमें छोटे छोटे अगर शब्दों के मतलब बताए तो बहुत सीधे सीधे हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस टाइप के पोएट हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि वो सिग्निफाई कर रहे हैं, क्रो को किसी और चीज़ के लिए बता रहे हैं, हेमलॉक ट्री को किसी और चीज़ के लिए, डस्ट ऑफ स्नो का रिप्रेजेंटेशन कुछ और है। ये देखिए कितनी मज़ेदार। कवि जो होता है ना, वो एक शब्द से कई चीज़ें बताने की कोशिश करता है। तो द वे अ क्रो, सबसे पहले हम जानेंगे क्रो। कौवा किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? दुख को, बुरी चीज़, शुभ चीज़ नहीं मानी जाती है किसी भी, यही नहीं इंडिया में ही नहीं, बाहर के किसी भी देश में क्रो की आवाज़ बहुत कर्कश होती है। तो क्रो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? अशुभ को। और ये जो हेमलॉक ट्री का यहाँ मेंशन है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है, तो ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ है नहीं। तो यानी इस समय जो पोएट का मूड है सारा, जो जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो काफ़ी दुखी से, सैड से, सॉरोफुल मूड में है। तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मैंने इतनी बुरी अवस्था है कि एक पॉइजनस पेड़ पे क्रो बैठा हुआ है। सोचो, एक पॉइजनस पेड़ पे क्रो बैठा हुआ है, दोनों ही अशुभ सी चीज़ें हैं। और उसने शुक शेक किया। जब स्नो पड़ता है ना, तो पंखों पे कुछ डस्ट ऑफ स्नो, वो पार्टिकल्स ऑफ स्नो रह जाते होंगे, तो वो शेक किया उसने, क्रो ने। ये नीचे बैठे हुए थे हेमलॉक ट्री के नीचे, यानी भयंकर दुखी थे, काफ़ी दुखी थे ये। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो ये बता रहे हैं कि आज के दिन को जब आप एक विशाले पेड़ के नीचे बैठे हो, ऊपर कौवा काँव काँव कर रहा हो, तो आप ऑफकोर्स दुखी हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी दुखी हैं। लेकिन जैसे ही उस कौवे ने अपना स्नो झिड़का और पार्टिकल्स ऑफ स्नो उनके शरीर पे गिरे, तो उनको एक आशा बंधी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कौवे ने तो झिड़क दिए सारे पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपने, और ये खुद उस पॉइजनस पेड़ के नीचे बैठे अपने मातम मना रहे थे, दुख मना रहे थे, रो रहे थे, अपनी ज़िंदगी को कोस रहे थे। तो इस डस्ट ऑफ स्नो ने उनको एक मौका दिया। जिस दिन को वो इतना ख़राब मान रहे थे, उस दिन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, हाउ वुड ही बी एबल टू यूज़ दैट डे ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी ही वॉज completely वेस्टिंग दैट डे ऑफ। So the dust particles gave him hope and gave him motivation to get up and do some positive activity. तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है। ये सिंपल सी छोटी सी पोएट है। देखिए, हेमलॉक के बारे में दिया है, पॉइजनस प्लांट ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, र्यूड हेल्ड इन रिग्रेट, जिस दिन को वो कोस रहे थे, मैंने बताया ना ऊपर। आइए देखते इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? तो डस्ट ऑफ स्नो किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेस शेडिंग अवे ऑफ बैड थॉट्स। कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को अपने ऊपर से झिड़क दिया ना, तो उसने अपनी बुरी चीज़ें जो उसके पंख पे अटकी हुई थी उसको झिड़क दी। जब नीचे गिनी तो उन्होंने कहा, जब ये कौवा ये कर सकता है, स्नोफॉल के बाद अपने ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो झिड़क सकता है, हटा सकता है, तो मैं क्यों इस दिन को कोसे जा रहा हूँ, बुरे से दिन को, जिस दिन मैं इतना सैड हूँ। वॉट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? तो क्या चीज़ ने मूड चेंज कर दिया? उसी डस्ट ऑफ स्नो ने। द शेडिंग अवे ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो बाय द क्रो फ्रॉम हु वाज सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट्स मूड। हाउ हैज द पोएट्स मूड changed? How has it changed? Because he symbolized the activity of the crow as a motivation that if a crow can act, so can he. What does Frost present nature in this poem? How does Frost present nature in this poem? The following questions may help you think of an answer. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में नेचर को कैसे दिखाया है? आगे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजली नेम्ड इन पोएम्स? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड
when you think of a crow. Crow के बारे में we had already discussed that crow is not a very crow does not symbolize positive energy. It shows sadness. It symbolizes sadness, grief, sorrow. ठीक है, तो ये देंगे कि नेचर का ही पार्ट है ना क्रो, तो ये क्रो के बारे में कर देंगे. अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, बताया ना हेमलॉक इज अ वेरी पॉइजनस ट्री, तो दैट ऑल्सो डजंट सिंबलाइज अ पॉजिटिव एनर्जी, इट सिंबलाइजेज नेगेटिव एनर्जी, इट सिंबलाइजेज डेथ, राइट? सो दैट कैन नॉट बी हैप्पी. तो यू कैन मेंशन ऑल दिस in this paragraph. Do you think a crow, नहीं, why doesn't the poet write about more beautiful trees such as a maple or an oak or a pine? Because the poet was sad. So why would he be writing about happy things? He had to write about sad things because the poet's mood was sad. Very simple. What do the crow and the hemlock represent? Joy or sorrow? Yes, they represent sorrow. What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Dust of snow stands for the shedding of negativity, right? The crow shed his negativity and thus motivating the poet to shed his negativity. Have there been times when you felt depressed or hopeless? तो have there been any times, कभी आप डिप्रेस्ड और होपलेस रहे हो? हैव यू एक्सपीरियंस अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? तो आप बताइए आपके पास. यस, आई हैव. Almost everyone would have experienced such a day where he would have felt helpless and hopeless and someone would have come to their rescue. तो प्लीज एक्सप्लेन दैट, छोटी सी चीज में. अब देखिए नेक्स्ट है इसका फायर एंड आइस. ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, तो वैसी ही कविता है. नेचर से सिंबलाइज करते हैं वो सिंबल्स देते हैं नेचर में, हैप्पी सिंबल, सैड सिंबल्स, ग्रे सिंबल, वाइट सिंबल्स. हम देखते जाएंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जैसे जैसे पढ़ेंगे ना आप. मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट की और भी कविताएं जो आपके सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ने की कोशिश करें. तो some say the world will end in fire. Some say the world will end in fire. Some say in ice. यहाँ देखिए फायर एंड आइस को भी सिंबॉलिक है. कुछ कहते हैं लोग कि आग से दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ कहते हैं कि बर्फ से ठंडी होकर बर्फ जम जाएगी. लेकिन ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, पोएट है, ये नॉर्मल नहीं लिख सकते. पोएट्स के साथ ये खासियत होती है, वो नॉर्मल नहीं लिख सकते, वो सिंबलाइज करे. इतना सिंपल अगर होता तो हमें बताया नहीं जाता. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो यहाँ फायर और आइस दो अलग अलग चीज़ें हैं. फायर जो बताया जा रहा है वो ग्रीड को, थर्स्ट को, हंगर को, जितनी भी कामनाएं हैं उनको फायर बताया जा रहा है. और ये बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है, ये बढ़ती ही जाती हैं. आग अगर कहीं लगेगी, जिस तरह आग बढ़ती है उस तरह आपकी ग्रीड बढ़ती है, लालच बढ़ता है, भूख बढ़ती है. ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें हैं. उसी तरह आइस किस चीज़ का सिंबॉलिक है? कोल्डनेस. किसी चीज़ के प्रति आप ठंडे हो जाएं, किसी चीज़ से आपको फ़र्क ही ना पड़े, कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, कोई परेशान हो, तो ये कोल्डनेस आइस से सिंबलाइज किया गया है. दुनिया में ये जितनी भी चीज़ें हैं, कोल्डनेस, रिजिडिटी, आदमी अकड़ जाते हैं, कोई काम नहीं करते, ये सारी चीज़ें आइस से सिंबलाइज होती हैं, जिसमें आप कुछ करते नहीं हैं. देखिए फायर वाले काम में ग्रीड में लालच होगी तो आप क्या करेंगे? गलत काम करेंगे. लेकिन आइस वाली चीज़ों में, आपके रिजिडिटी में, आपके इमोशनलेसनेस में आप काम करना बंद कर देते हैं. लेकिन ये इससे भी परेशानियां बढ़ती जाती हैं. तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फायर से दुनिया खत्म होगी, लालच से, कपट से, घृणा से. और कुछ लोग कह रहे हैं कि लोगों को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, इसलिए दुनिया खत्म हो जाएगी, लोग एक दूसरे के बारे में सोचना बंद कर देंगे. तो ये फायर एंड आइस है. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो कह रहे हैं जो मैंने इच्छाओं से, पोएट की भी इच्छा है तो बोल रहे जो मैंने इच्छाएं देखी हैं, मुझे लगता है कि फायर से ही खत्म होगी, क्योंकि फायर में ज़्यादा जोर है. यहाँ फायर किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? ग्रीड, हंगर, थर्स्ट, ये सारी चीज़ें. बट इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. तो अगर मुझे 2 बार मरने को मिल जाए, पोएट सोचिए, पोएट है, बोल रहा है कि अगर मुझे 2 बार मरने को मिल जाए तो मुझे लगता है मैं घृणा को अच्छी तरह से जान चुका हूँ, इतना घृणा देख चुका हूँ, दुनिया में इतनी घृणा है. पोएट ने दुनिया में इतनी घृणा देख ली है कि बोल रहा है कि मैं दुनिया में बहुत घृणा देख चुका हूँ. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट. तो घृणा करने से आइस भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है. यहाँ आइस के लिए, बर्फ के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया है, वो सिंबॉलिक बोल रहे हैं. तो आइस को किस चीज़ से सिंबलाइज किया गया है? किस चीज़ को आइस से सिंबलाइज किया गया है? योर इमोशनलेसनेस,
योर रिजिडिटी, योर थॉटलेसनेस, दोज आर सिंबलाइज्ड बाय आइस। तो कह रहे हैं हम आइस से भी दुनिया खत्म हो जाती है। हालांकि उनका कहना है कि फायर से खत्म होगी, लेकिन आइस से भी खत्म हो सकती है। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और पोएट कह रहा है कि और काम हमारा पूरा हो जाएगा। मतलब पोएट इस समय भी बिल्कुल ही सैड है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दुनिया से भरोसा उठ चुका है इस पोएम में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, फायर और आइस, इसमें सिंबोलिज्म समझना आपको बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। पेरिश मतलब डाई होता है, सफाइस मतलब सफिशिएंट होता है। देर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? तो ये अब टेक्निकल साइंटिफिक पूछ रहा है कि आपने सोचा है कभी दुनिया खत्म होगी अगर सूरज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाए या इतना ठंडा हो जाए कि सब बर्फ जम जाए? तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन है। जो हमने पोएम को डिस्क्राइब किया वो पोएटिक लैंग्वेज में पोएटिक लिबर्टी लेते हुए हमने किया है। ठीक है, तो आप ये लिख दीजिएगा, ये सिंपल पूछा हुआ है, आप बताइए आपको लगता क्या है। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? तो फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस किस लिए स्टैंड होते हैं, आइए देख लेते हैं। फायर के लिए क्या क्या स्टैंड होता है? ग्रीड, यस, कॉन्फ्लिक्ट। फायर के लिए देखिए ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, ये जो भी लड़ने भिड़ने वाली चीज़ें हैं वो फायर के लिए खड़ी होती हैं। फ्यूरी, ठीक है, और देखते हैं क्रूएलिटी, इनटॉलरेंस, लस्ट, हेट्रेड, ये सारे फायर को सिंबलाइज करते हैं। आग, जिसमें आपको कुछ करना होता है, जिसमें आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं करके। और आइस किसको सिंबलाइज करता है? जिसमें आप कुछ भी नहीं करते, जैसे इनसेंसिटिविटी, एवरेस, कोल्डनेस। ठीक है, ये जितनी इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। इनडिफरेंस, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रिजिडिटी, हमने डिस्कस कर लिया ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आप मेंशन कर दीजिएगा। व्हाट इज द राइम सीन ऑफ द पोएम? हाउ डज इट हेल्प ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ द पोएम? जो इसमें राइम कर रहे हैं, फायर, डिजायर, तो ये कैसे राइम कर रहे हैं और ये राइम से क्या फर्क पड़ रहा है आपको पोएम में? तो आप लिख देंगे, यस, दी राइमिंग सेंस ऑफ द पोएम ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ रिलेटिविटी। आप रिलेट कर पाते कि डिजायर जो है वो फायर से रिलेटेड है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट में ये खासियत है कि वो जो सेम स्तर की चीज़ें, सेम लेवल्स की चीज़ें इस पोएम में उन्होंने राइम कराई हैं। फायर, डिजायर, इसके अलावा ट्वाइस, आइस, पेरिश ट्वाइस, जब पेरिश होना हो तो वह आइस से जब पेरिश कराना हो रहा है दूसरी बार में, तो वो कह रहे हैं ये भी ठीक है। हेट, ग्रेट, तो इनके मूड को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये कंट्रास्टिंग आइडियाज हैं। जैसे पोएम में आपके दिया होता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन कंट्रास्टिंग आइडियाज को अपने राइम सेंस में कैसे घोला है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट दी कंट्रास्टिंग आइडियाज इन दी पोएम? तो जब फायर, डिजायर और हेट और ग्रेट ये सारी चीज़ें आपको राइम करती हैं एक दूसरे से, तो आपको पता चलता है कि कितनी डीप फीलिंग्स हैं। ये सारे बड़े हार्ड वर्ड्स हैं, फायर, डिजायर, हेट, ग्रेट, आइस, ट्वाइस, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेटरी हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। ऑलराइट, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 कविताएं थी। चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे। ये दोनों पोएम्स को आप लोग सिंबलिज्म के तौर पे ज़रूर देखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू।